गार्ड के उतरने के बाद वो काला बिल्ला भी डब्बे से बाहर आया। गार्ड का डब्बा प्लेटफॉर्म से पीछे था। काले बिल्ले ने डब्बे से जमीन पर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जैसे वो फजा में तहलील हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरा। हाँ, अलबत्ता एक लहीम शहीम शख्स कंबल ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा था। इस स्टेशन पर चंद मुसाफिर भी डब्बे से बाहर आए। ये ज्यादातर चाय की फिक्र में ही उतरते थे या एक दो मूंगफली की ठेली की तरफ भी बढ़े। उस लहीम शहीम शख्स ने प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी के डब्बे पर नजर डाली। उस डब्बे का दरवाजा खुला हुआ था। वो पूरे इत्मीनान से डब्बे में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर फर्श पर बैठ गया। उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा छुप गया था। बस नाक और मुंह का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी चाल ढाल और लिबास से कोई मजदूर दिखाई दे रहा था। किसी मुसाफिर ने उस पर कोई तवज्जो ना दी। ये दराज कद लंबा चौड़ा आदमी जिस डब्बे में चढ़ा था, उससे मोहलिक बोगी में एक बारात जा रही थी। उसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर ना था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर उसमें चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया था। अब भी बड़े स्टेशन से कुछ मुसाफिर उधर आने की कोशिश करते थे। अब उन लोगों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कोई कितना ही दरवाजा पीटता, ये ना खोलते। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेलने में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ थीं। यह तय किया गया कि पूरी रात कोई नहीं सोएगा। यूं ट्रेन में वैसे भी कहाँ नींद आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो उन्हें फौरन उठा दिया जाता, उनके ऊपर से कंबल खींच लिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर उनके कान पर बजाई जाती, तो वो बेचारा खसिया कर उठ ही जाता और कहता, मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसा ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदी की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखे और उसे जहां भी सोता हुआ कोई नजर आए फौरन थाने में आकर इतला दे। इस बारात के बुजुर्ग लोग यानी दूल्हा के अब्बा, ताया, चचा और मामू वगैरह, उन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के कोने में महफिल जमाए हुए थे। इससे कहानियां चल रही थीं, आप बीती और जग बीतियां सुनाई जा रही थीं। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया बताए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक वाकया नहीं, दो वाकया सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, ये दोनों वाकयात सच्चे हैं, मैं बाज़ाते खुद इनका ऐनी शाहिद हूं। मामू, क्या आपने जिन देखे हैं? दूल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियां चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वो फौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया था। हाँ अकबर, ना सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने उनकी आवाज़ें भी सुनी हैं। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और उन दिनों का जिक्र है जब मेरी उम्र 14 या 15 साल होगी। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग सूफी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुंचते पहले उस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर उस घर के मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ आ जाती कि अच्छा सूफ़ी साहब उठ गया, उस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफ़ी अमजद को मालूम था कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। जो लोग नमाज पढ़ने के आदी ना थे, बख्शते वो उन्हें भी ना थे। उनका दरवाज़ा भी उस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब न मिल जाता। नींद तो उनकी भी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफ़ी साहब का बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे। सूफ़ी साहब को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारिक भी मज़े की चीज़ थे। पता नहीं उन्हें क्या क्या बीमारी थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नब्ज़ पर उनका हाथ है। मरीज़ बड़ी शिद्दत व मद से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर तारिक की गर्दन झुकती चली जाती है। मरीज़ समझ रहा है कि वो नब्ज़ पर हाथ रखे बड़ी तवज्जो से उनका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुंचे होते थे। मरीज़ चौंकता उस वक्त था जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नस पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता।
और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज बेचारा उन्हें हिलाता। डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज फिर से शुरू हो जाता। उन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े मशहूर थे। उनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतनी ज़ोर से लेते थे कि हमारे घर तक आवाज़ आती। उन डॉक्टर तारिक को सूफ़ी अमजद के उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि वो दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ और ख़ुद उनकी आवाज़ डॉक्टर तारिक के खर्राटों में दब जाती। बेचारे उठा उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारिक की मरियल आवाज़ आती, अच्छा सूफ़ी साहब शुक्रिया। उनकी आवाज़ सुनकर सूफ़ी साहब कहते, देखो दोबारा सो न जाना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते। क्या वो उठकर दोबारा सो जाते थे? अकबर ने पूछा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, फुरकान मामू ने जवाब दिया। सूफ़ी साहब जब लोगों को उठाकर वापस आते तो डॉक्टर तारिक का दरवाज़ा एक मर्तबा और बजाकर गुजर जाते। सूफ़ी साहब के अलावा एक पार्टी नमाजियों को उठाने के लिए और आती थी। ये लोग सूफ़ी साहब से बहुत पहले आते थे। उस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे कुछ समझ ना आता। आवाज़ों से महसूस होता था कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेजी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे किसी को मालूम ना था। मोहल्ले के सब लोग उन्हें फ़कीर ही समझते थे। मैं उन दिनों 8वीं या 9वीं में पढ़ता होऊंगा। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हमें भी मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक किसी से मिलना तो मुश्किल थी, लिहाजा यह प्रोग्राम बना कि टीन के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाए और कोई कवाली गाते हुए गलियों से गुजर जाए। खैर, सुबह को जब मेरी ढोलक और गाने की आवाज़ से आँख खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया और दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप उन लोगों के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने घर का दरवाज़ा न खोला था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि मेरे दोस्त जैसे ही करीब आएंगे मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर शोर मचाता उनके सामने आ जाऊंगा। मैं उन्हें दहशत ज़दा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चीख मार कर उन लोगों के ऊपर कूद गया। उन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टेप को कोई हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस ची चू चा की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि ये खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज़ पड़ी, हम वो नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। उस आवाज़ को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए थे। मैं उन फ़कीरों की टोली को अपने दोस्त समझकर उनको डरा दिया था। मैं गली के उस सिमत बढ़ा जिधर से उन लोगों ने आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाना बजाने की आवाज़ें सुनी। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये फ़कीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने ही दोस्त थे जो मुझे जल दे गए थे। मुझे उनकी उस शरारत पर बड़ा गुस्सा आया। मैं फ़ौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ उनके नज़दीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही वो फिर एकदम खामोश हो गए। मैंने गुस्से से कहा, यार मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं, आ जाओ फिर हमारे साथ। गाने बजाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ज़रा फासले से ही आ रही थी। मैं उनके पीछे भागा। अब मुझे ताव आ गया था कि इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी एक को काबू कर लूँगा। मैं जैसे ही नज़दीक पहुँचा, गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज़ आई, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर उठा लो। फिर मुझे बाजुओं से 2 लड़कों ने पकड़ा और तेज़ी से मुझे भगाकर ले चले। मुझे यह एहसास हुआ कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए थे। अब दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे। मस्जिद नज़दीक थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजे में खड़े होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। उसमें मुश्किल से 40-50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो